स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर टॉपिक को कवर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम मेंस एग्जाम में आपके लिए अहम साबित होगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में दिव्यांगता। साल 2022 के अंत में सांसद शशि थरूर कुछ वक्त के लिए व्हील चेयर पर थे। इस दौरान जब वो संसद पहुंचे तो केवल एक गेट ऐसा था जहां रैंप की सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें एहसास हुआ कि हम दिव्यांग लोगों को लेकर कितने कम तैयार हैं। उनकी अस्थायी दिव्यांगता ने उन्हें भारतीय संसद की स्थिति से वाकिफ करा दिया। लेकिन पूरे देश में दिव्यांगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई अवसंरचना 9 के बराबर है। दिव्यांगता वैसे ही व्यक्ति को ताउम्र मजबूर और लाचार महसूस कराती है। ऐसे में जब आधारभूत सुविधाओं के लिए भी बार बार सहारे की उम्मीद करनी पड़े तो पूरा समाज उस व्यक्ति को लाचार महसूस करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। आज जब तकनीक के मामले में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए रिमोट कंट्रोल से सब कुछ नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसंरचना के स्तर पर इतनी कमतरी क्यों? आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे कि दिव्यांगता क्या है, दिव्यांगता से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, भारत में उनके अधिकार और कानून क्या हैं। साथ ही जानेंगे इन चुनौतियों से निपटने का समाधान। सबसे पहले जानते हैं दिव्यांगता क्या है। दिव्यांगता को किसी एक परिभाषा में समेट पाना संभव नहीं है, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक दिव्यांगता शारीरिक और मानसिक तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कुछ निश्चित गतिविधियों को कर पाने में सक्षम नहीं होता। साथ ही उसे लोगों से इंटरेक्शन करने में भी समस्या हो सकती है। दिव्यांगता कई तरह की होती है। इसमें व्यक्ति का विजन, मूवमेंट, सोचने की शक्ति, याददाश्त, सीखने की क्षमता, बात करने की शक्ति, सुनने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। दिव्यांगता के लिए प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कई डेवलपमेंट जिम्मेदार हो सकते हैं। क्रोमोसोम डिसऑर्डर से डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी और प्रेगनेंसी के दौरान मां का किसी वायरस के संपर्क में आ जाना रूबेला जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 2.2% जनसंख्या किसी न किसी तरह की शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का सामना करती है। 2011 की जनगणना तक लोगों से केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता को लेकर सवाल पूछे जाते थे। 2016 में राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज में 21 तरह की दिव्यांगता को शामिल किया गया। मतलब ये कि पहले दिव्यांगता का दायरा सीमित था, कम ही तरह की दिव्यांगता को दिव्यांग का दर्जा मिलता था। नए कानून ने इसमें ज्यादा लोगों के शामिल होने का स्कोप दिया है। नई परिभाषा में एसिड अटैक से पीड़ित लोगों को भी इस दायरे में शामिल किया गया। आंकड़े बताते हैं महिलाओं के मुकाबले पुरुष दिव्यांगता का सामना ज्यादा करते हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिव्यांगता चलने में असमर्थता की देखी गई। 2011 की जनगणना के बाद परिभाषा को लेकर आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि जरूरी भी है। इस समूह को कई सुविधाएं पहुंचाई जानी हैं, तो उनके सही आंकड़े सरकार के पास होने जरूरी हैं। दिव्यांगता विभाग के मुताबिक 2021 में की जा रही जनगणना में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 के मुताबिक ही परिभाषा रखी जा रही है। आंकड़ों में दिव्यांगता को जानने के बाद चले रुख करते हैं उन चुनौतियों की तरफ जिनका सामना ये संख्या लगभग हर रोज करती है। सबसे बड़ी चुनौती है इस वर्ग द्वारा समाज के एटीट्यूडनल बैरियर्स का सामना करने की। लोगों के मन में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर दया का भाव है। वे उनकी जीवन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हैं। भारतीय समाज में तो इसे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल मान लिया जाता है। एक ऐसा समाज जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दया का भाव लिए बैठा है, वो बराबरी और समावेशी समाज कैसे विकसित कर सकेगा? दूसरी चुनौती है कम्युनिकेशन बैरियर की। ऐसे लोग जो बोलने, सुनने और देखने के स्तर पर दिव्यांग हैं, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और लोगों की बातों को सुनने में कठिनाई का सामना करते हैं। मसलन सरकार की डॉक्यूमेंट्स का ब्रेल वर्जन तैयार नहीं किया जाता। हर वीडियो में कैप्शन नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उस गंभीरता के साथ लिखे नहीं जाते जो वीडियो के मैसेज को क्लियर कर सके। तीसरी चुनौती फिजिकल बैरियर की है। चलने में असमर्थ लोगों के लिए हर बिल्डिंग में रैंप की सुविधा नहीं होती, वेट स्केल नहीं होता जिससे व्हील चेयर को अकोमोडेट किया जा सके। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां लिफ्ट,
रैंप और व्हीलचेयर सबका अभाव है। व्हीलचेयर सुविधा मौजूद भी है तो उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। चौथी चुनौती नीति से जुड़ी हुई है। नीतिगत स्तर पर भारत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन हकीकत की जमीन कागज पर बनी नीतियों से अलग है। कई बार एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी काबिलियत के बलबूते प्रशासन में पहुंच भी जाए तो उसे उसी ड्यूटी को करने नहीं दिया जाता जिसके लिए हायरिंग की गई है। यहाँ दिव्यांग व्यक्ति के लिए जरूरी उन सुविधाओं का अभाव होता है जिसके बलबूते वो अपना काम कर सकते हैं। पांचवी चुनौती सोशल बैरियर्स की है। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग लोगों की शिक्षा और रोजगार तक पहुंच सामान्य लोगों की तुलना में कम है। हमारा सोशल फैब्रिक वो माहौल बनाता ही नहीं जहां एक दिव्यांग व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह शिक्षा और रोजगार हासिल कर सके। इन चुनौतियों के मद्देनजर आइए देखते हैं सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को साल 2008 में लागू किया गया था। इस संधि का मकसद हर तरह की दिव्यांगता का सामना करने वाले व्यक्ति के मानवाधिकारों और आधारभूत स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। यूएन के इस कन्वेंशन को भारत ने रेटिफाई किया है। राष्ट्रीय स्तर पर साल 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग बनाया गया, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नाम दिया गया। आपको बता दें कि दिव्यांगता भारत में राज्य सूची का विषय है। साल 2016 में सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 पारित किया, जिसने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 को रिप्लेस किया था। इसी एक्ट के जरिए दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया था। इसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल सिरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसंस डिसीज को शामिल किया गया। इस कानून के जरिए सरकार को किसी अन्य दिव्यांगता को भी इस सूची में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। कानून में प्रधानमंत्री के सुगम्य भारत अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत पब्लिक बिल्डिंग्स को एक निश्चित वक्त में दिव्यांग लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाएगा। एक्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और राज्य स्तर पर स्टेट कमिश्नर्स दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू की है, जिसके तहत बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स को फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस मुहैया कराए जाते हैं। सुगम्य पुस्तकालय दिव्यांग लोगों के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी है। स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत राज्यों को इस एक्ट को लागू करने के लिए फंडिंग की जाती है। सुगम्य भारत अभियान के जरिए देश भर में अवसंरचना को दिव्यांग व्यक्तियों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लागू किया गया है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों की बात करता है। इन सरकारी प्रयासों के बाद आइए अब बात करते हैं आगे की राह की। केरल की तरह देश के बाकी के राज्यों को अर्ली प्रिवेंशन हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, जिससे दिव्यांगता पर अर्ली एज में ही काम किया जा सके। समाज के स्तर पर हमें दिव्यांग व्यक्तियों पर दया से ज्यादा अपना हिस्सा बनाने की जरूरत है। एक ऐसे समावेशी समाज की जरूरत है जिसमें हर वर्ग अपनी पहचान बना सके। सरकार जेंडर बजट की लाइंस पर डिसेबिलिटी बजटिंग के कॉन्सेप्ट को भी अपना सकती है। किसी व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले आर्थिक तौर पर सशक्त करना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाने का सबसे बेहतर तरीका होगा योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था और उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीक दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन बदलने के लिए अहम होगी। जरूरत है कि पॉलिसी मेकर्स इन तकनीकों को कम कीमत पर मुहैया करा सकें। कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है जब उसकी तरह ही जीवन जीने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। अरुणिमा सिन्हा, स्टीफन हॉकिंग, फ्रिडा काहिलो और सुधा चंद्रन कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिनके बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाए, जिससे दिव्यांग व्यक्ति अपनी तरह के लोगों की सफलता की इबारत पढ़े और खुद भी उन्हीं तरह सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रख सके।
आइए अब नोट करते हैं आर्टिकल पर आधारित सवाल। दिव्यांगता क्या है? सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज बनाने के मकसद से कौन से उपाय अपनाए हैं? तो आज के ऑडियो मंथन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।